अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्म बैक्ट्रिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 के वेव्स एंड साउंड चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि वेव्स के टॉपिक के अंदर, या जिसे आप कह सकते हैं कि वेव्स के टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक कंडीशन हम डिफाइन करेंगे रेजोनेंस की, कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस का यूज़ जो है साउंड के और वेव्स के दोनों टॉपिक के साथ जो है मर्ज हो रहा होगा। तो ये सिर्फ उसे वेव्स की जो वेव मोशन का जो इनिशियल टॉपिक होगा उससे पहले एक हमारी इनिशियल डिस्कशन है। रेजोनेंस की रिस्पेक्ट से बात किया जाए, एक रेजोनेंस का इफेक्ट एक बहुत कॉमन आपके पास जो है इफेक्ट है, जो कि आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप लोगों ने देखा हो कि अगर आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो आपने कभी देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि कभी गाड़ी का कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा होता है और उसकी आपको बहुत अनोइंग सी एक आवाज़ आ रही होती है। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होती है वो आवाज़ बढ़ती जाती है, लेकिन एक स्पीड पे पहुंचने से बाद जैसी स्पीड और मजीद बढ़ती है या उस पर्टिकुलर स्पीड से वैल्यू चेंज होती है स्पीड की, तो आपको आवाज़ आना बंद हो जाती है और बज़ाहिर आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके पास जो है ऑब्जेक्ट जो है वो, या जो वाइब्रेशन जो है वो खत्म हो गई, तो ऑब्जेक्ट सही हो गया है वो। सो ये जो आपके पास इस तरह का फिनोमेना है वो किस वजह से, उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। रेजोनेंस की अगर बात किया जाए, रेजोनेंस क्या एक ऐसा फैक्टर है, क्या रेजोनेंस का जो बेसिक मकसद है, जो मैंने एग्जाम्पल दी है इसको एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ऐसा कंडीशन पॉसिबल है। सो स्टूडेंट, ये बात करें रेजोनेंस की, एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियर हो सके। अगर आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम लास्ट हमने वीडियो लेक्चर जो बनाया है वो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला मेंशन किया था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट इज वो टी की वैल्यू बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लेंथ ऑफ पेंडुलम डिपेंड कर, लेंथ ऑफ पेंडुलम की वजह से टाइम पीरियड जो इफेक्ट करता है, या आप इस तरह से कह लें कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ के ऊपर। अगर आप लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर टाइम पीरियड चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। जी स्टूडेंट, ये ख्याल रहे इस टॉपिक का कनेक्शन पिछले जो दो टॉपिक्स हैं वहां से रहेगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है, और सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जिन लोगों के पास क्लैरिफिकेशन के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला। जी हाँ, इस एल के रिस्पेक्ट से बात किया जाए, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं कि 5 पेंडुलम्स हमने यहाँ पे हैंग किए वर्टिकली, ए बी सी डी एंड ई। इन पांचों पेंडुलम्स की अगर आप देखें तो दो आपके पास पेंडुलम्स की लेंथ सेम है जो ब्लू में मेंशन किए गए हैं, दैट इज ए एंड डी, इन दोनों की लेंथ सेम है। पेंडुलम बी की लेंथ ज्यादा है, पेंडुलम सी की लेंथ इन दोनों ए और डी से कम है, और ई की भी लेंथ जो है ए और डी से ज्यादा रखी गई है। अब अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने तौर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक धागे ले, एक धागे को जो स्ट्रेट या हैंग करें, या किसी भी आपके पास फॉर्म में आप एक धागे के साथ, ये जो आपके पास रखा गया है, सॉरी टू से कि यहाँ पे इसको धागे के साथ आप अटैच कर रहे हैं, नॉट इट इज हैंग फ्रॉम द सीलिंग, ये किसी सीलिंग के साथ हैंग नहीं किया गया है। ये जो हॉरिजॉन्टल आपके पास है, ये हॉरिजॉन्टल भी आपने एक थ्रेड रखना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल थ्रेड आपने बांधा है और उस हॉरिजॉन्टल थ्रेड के साथ आपने 5 आपके डिफरेंट लेंथ के पेंडुलम यहाँ पे हैंग कर दिए। याद रहे, जिन दो लेंथ पेंडुलम की लेंथ सेम है, लेंथ सेम होने की वजह से आइडियली, या हम यहाँ पे अगर बात करें मैथमेटिकली अगर इस कंडीशन की बात करें तो लेंथ सेम होने की वजह से इनका टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए। एंड रिमेंबर, जब टाइम पीरियड सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। जी हाँ, लेंथ अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी किनकी सेम होगी, ए और डी की। सो एक कंडीशन यहां पे परफॉर्म करें, अगर आप पेंडुलम ए को वाइब्रेशंस प्रोवाइड करें, वाइब्रेशन देने का मतलब ये कि स्टूडेंट हमने यहां पे पेंडुलम ए को अपने पॉइंट से रख के हल्का सा डिस्प्लेस किया। जब आप डिस्प्लेस कर रहे हैं पेंडुलम ए को, तो पेंडुलम बी सी डी और ई इनको आप फोर्स नहीं कर रहे, यानी कि आप अगर पेंडुलम ए को वाइब्रेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जितने बाकी पेंडुलम्स हैं उनको आपने बिल्कुल टच नहीं करना। ये ख्याल रहे, बहुत केयरफुली आप अप्लाई करें। आप सिर्फ पेंडुलम ए को जो है वाइब्रेशंस दें। आप जैसे ही इसको वाइब्रेशन देंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इस वाइब्रेशन की वजह से पेंडुलम डी भी आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। और जैसे जैसे अगर आप देखें कि अगर आपने पेंडुलम ए को जितना ज्यादा वाइब्रेशन प्रोवाइड की है, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन प्रोवाइड की है, जो सेकंड पेंडुलम है, डी पेंडुलम जो है, वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेशन अपने स्टार्ट करता जाएगा। लेकिन बी, सी और डी, ई जो है, ये तीनों पेंडुलम्स अपनी जगह से बिल्कुल मूव नहीं होंगे। एंड रिमेंबर, आपने सिर्फ पेंडुलम ए को हिलाया था, ठीक है,
और आपने सिर्फ पेंडुलम ए के ऊपर वाइब्रेशंस क्रिएट करवाई, इस वाइब्रेशन की वजह से एक फोर्स वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है किसके अंदर, एक दूसरे पेंडुलम के अंदर, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है किसके साथ, ए और डी की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो रही है, यानी कि ए की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है किसके साथ, जी हां, डी के साथ। क्यों, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो ये जो फिनोमेना था जिसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी उसको मैच करवाया नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर बॉडी, और जो दूसरा बॉडी है वो भी आपके पास क्या करेगा, अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन रखता है, याद रहे, अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन रखता है तो वो ज्यादा तेजी से जो है वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। ये जो फोर्स वाइब्रेशन हुई है सेकेंड बॉडी में, इस पूरे फिनोमेना को, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। सो याद रहे स्टूडेंट, रेजोनेंस का जो इफेक्ट है, रेजोनेंस का जो फिनोमेना है, ये बहुत कॉमन है। अगर आप लोगों को एक और एग्जांपल दूं, वो जो हमने कार की एग्जांपल दी थी उसको सबसे पहले डिफाइन करें कि जब कार मोशन में आए तो उसके जो पार्ट्स हैं, यानी उसकी जो बॉडी है वो वाइब्रेट कर रही है, या उसका जो इंजन है वो वाइब्रेशंस कर रहा है। वो वाइब्रेशन जब मैच कर रही है उस पर्टिकुलर पार्ट की, उस गाड़ी के उस पार्ट से, जो कि अब बाज़ाहिर इनिशियली जो है उसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी और बहुत तेज़ी से नहीं बज रहा था, बहुत एनॉइंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी की आपकी वाइब्रेशन, इंजन की वाइब्रेशन मैच की उस पार्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, यहां पे एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जैसे ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच की है, एट दैट टाइम वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो कि बाज़ाहिर बिल्कुल रेस्ट पे था, कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, बहुत फ्रीक्वेंटली और वाइब्रेंटली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। इस फिनोमेना को जो है आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सिमिलरली अगर एक और चीज यहां पे एग्जांपल दूं, अगर आप लोगों ने कभी फाइटर जेट्स के बारे में सुना हो, या अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि फाइटर जेट्स के बारे में कभी देखा हो, अगर कोई बेटा फाइटर जेट बहुत लो परवास करते हुए, बहुत लो फ्लाइट करता हुआ और बहुत हाई आपके पास जो है स्पीड से जो है वो किसी जो है रिहायशी इलाके से गुजरे, तो बहुत कॉमन एक फिनोमेना स्टूडेंट्स आपको जो है देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा कि उस जहाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर मैच कर जाएगी आपके घर की खिड़कियों के जो शीशे हैं उसके साथ, तो आपकी घर की खिड़कियों के शीशे बाकायदा टूट सकते हैं। जी हाँ, वो जो जहाज की आपके पास साउंड है, वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो साउंड की जो वाइब्रेशंस है, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन आपके खिड़की के जो शीशे है उसकी वाइब्रेशन के साथ मैच कर रही है, सो इट कैन ऑल्सो ब्रेक अपार्ट। ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं, बाकायदा शीशे टूट जाते हैं। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है किसकी, रेजोनेंस की। इसके अलावा मैं वहां पे बहुत सारे एग्जांपल सेट कर सकता हूं। अगर आप लोगों ने सुना हो कोई सिंगर अगर बहुत ऊंचे आपके पास आवाज में सुरों में गा रहा है, तो उसकी आवाज से बाकायदा वो किसी शीशे को बाकायदा उससे टूट सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो किस आपके पास हाई नोट्स के ऊपर जो है वो जो है आपके पास कोई गाना अगर जो आ रहा है, अगेन उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए उस पर्टिकुलर ग्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड अगेन नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का मैच होना जरूरी है। एक और स्टूडेंट यहां पे कंडीशन डिफाइन की जाती है, एक बहुत कॉमन आपको रीजन आता है, आप अगर पास पेपर देखें जो क्लास 9 और 10 के पूछते हैं, पास पेपर से उठा के देखें तो बहुत कॉमन एक रीजन आता है कि जब कोई आपके पास मार्च पास करते हुए कोई आपके पास रेजिमेंट है या कोई फौजी आपके पास कोई दस्ता है, वो अगर किसी पहाड़ी इलाके से गुजर रहा है और वो किसी वुडन ब्रिज से पास हो रहा है, तो एट दैट टाइम आप लोगों को पता होगा कि जो फौज है जब वो किसी जगह से पास हो रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, तो नॉर्मली उनके जो फीट्स की रिदम है वो सेम होती है, यानी कि जो आवाज है वो एक साथ पांव उठा रहे होते हैं और एक साथ पांव रख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो रिदम आपके पास है फ्रीक्वेंसी का, वो इतना आपके पास जो है सिंक्रोनाइज होते हैं उन सबके फीट्स आपस में कि उसकी वजह से जो आवाज प्रोड्यूस हो रही है वो इतने सारे आपके पास फीट्स एक साथ पड़े, तो आपका ज्यादा लाउड आपके पास जो साउंड क्रिएट हो रही है। अब जब आपके पास वो किसी पहाड़ी एरिया से गुजर रहे हैं, तो एट दैट टाइम उनको कहा जाता है कि वो अपने फीट्स जो है वो अपने आपके पास जो मार्च पास करते हुए जिस फ्रीक्वेंसी से अपने फीट्स को मूव करें उसको तोड़ के चलें, यानी कि वो मार्च करते हुए नहीं जाए बल्कि अपने नॉर्मल अंदाज से चलते हुए जाएं। वजह, क्योंकि अगर वो मार्च करते हुए उस वुडन ब्रिज से गुजरेंगे तो वो जो पहाड़ों से टकरा के जो उनकी इको के साउंड जब वापस आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ चुकी होगी कि अगर वो किसी तरह से मैच करके उस वुडन ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो वुडन ब्रिज बाकायदा कोलैप्स कर सकता है। जी हाँ, सो इसलिए कहा जाता है कि जब कोई भी आपके पास फौजी दस्ता या फौजी रेजिमेंट या कोई ऐसा कोई आपके पास जो है कोई प्लेटून अगर जो है वो किसी
बाय वॉक अगर वो जो है जा रही है तो वो अपने स्टेप्स को तोड़ के चले, जिसे कहा जाता है बहुत कॉमनली कि वो स्टेप्स तोड़ के चले, यानी कि मार्च पास कसते हुए नहीं जाएं बल्कि अपने नॉर्मल स्टाइल से चढ़ते हुए जाएं, बिकॉज वहाँ पे रेजोनेंस की वजह से अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर फीट्स मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वुडन ब्रिज तो इट कैन ऑल्सो ब्रेक अपार्ट, बिकॉज उस वुड की जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो ब्रिज है वो टूट सकता है। सो ये आपके पास कुछ बेसिक हमने एग्जांपल दी। होपफुली आपको ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो समझ आए होंगे, अंडरस्टैंड हुए होंगे, और इन तमाम चीज़ों के साथ हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर वाइब्रेशन की, फोर्स वाइब्रेशन की एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंशन कर रहे हैं, दैट इज फोर्स वाइब्रेशन। अगेन ये वही आपके पास रेजोनेंस का ही आपके पास टॉपिक से उठाया हुआ एक डेफिनेशन है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दूसरे आपके पास बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, यहाँ पे एक बहुत कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं मैचेस। इफ यू वांट टू रिप्लेस दैट वर्ड आप इसके यहाँ पे सिंक्रोनाइज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि सिंक्रोनाइज होना जरूरी है दोनों की फ्रीक्वेंसीज आपस में। सो अगर एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज हो रही है, मैच कर रही है दूसरे बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो जो दूसरा बॉडी फोर्स जिस तरह से, यानी कि दूसरा बॉडी जिस वाइब्रेशन से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, वो आप कहते हैं कि वो बेसिकली फोर्स्ड वाइब्रेशन है, कि दूसरे बॉडी को आपने नहीं टच किया, नहीं आपने उसको छेड़ा है, सिर्फ पहले बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से सेकंड बॉडी बाकायदा फोर्स्ड वाइब्रेशन स्टार्ट कर दे। ठीक है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है सेकंड बॉडी में, दैट वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो फोर्स्ड वाइब्रेशन हमेशा याद रहे, फोर्स्ड वाइब्रेशन रेजोनेंस का ही पार्ट है। ठीक है, ये याद रहे स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है रेजोनेंस की, कि अगर एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दूसरे ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो दूसरा बॉडी है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज हो रही है, मैच कर रही है, तो सेकंड बॉडी बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ, आपको समझ आया, तो इस तमाम आपके पास टॉपिक को जो है अपने फेलो स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।